हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं आकांक्षा और आज हमारा टॉपिक है मध्यकालीन भारत में शिक्षा यानी कि मुस्लिम शिक्षा। आपने इससे ही रिलेटेड यानी कि इस तरह की शिक्षा से रिलेटेड दो वीडियो आपने पहले ही देखे हुए हैं, जिसमें एक है वैदिक काल की शिक्षा और दूसरा है बौद्ध काल की शिक्षा। ये काफ़ी आपको पैटर्न मिलता जुलता लगता है, सभी में आपको एक जैसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो क्या हो सकता है, क्या तरीका हो सकता है कि हम तीनों को अलग अलग अपने माइंड में एक मैप की तरह, कॉग्निशन मैप की तरह बना के रखें कि हमें हर चीज़, हर विद्या की, हर काल की शिक्षा का अलग अलग पेज याद रहे। तो क्या ज़रूरी है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसके लिए कोई छोटे छोटे कीवर्ड्स बनाएं। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, हम लोग आज अपनी इस क्लास में ये अप्लाई करने वाले हैं। हम अपनी मध्यकालीन भारत की शिक्षा यानी कि मुस्लिम शिक्षा में उन कीवर्ड्स को याद रखेंगे ताकि बहुत ही कम टाइम में हम अपने इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से लॉन्ग में प्रेजेंट कर पाएं और एक अच्छे से जितने भी हम मार्क्स चाहते हैं मैक्सिमम मार्क्स गेन कर पाएं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मध्यकालीन भारत में शिक्षा यानी कि मुस्लिम शिक्षा। देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। मध्यकालीन शिक्षा का समय 1206 से 1757 ईस्वी तक। अभी तक आपने देखा, जो अभी तक आपको दिमाग में बैठ भी गया होगा कि शिक्षा का जब भी आप इस तरह पीरियड पढ़ते हैं तो आपको एक पीरियड लिखना पड़ता है। पहला कीवर्ड है, हम लोग टाइम लिखेंगे, चाहे वो वैदिक की हो, चाहे वो बौद्ध की हो या फिर वो मुस्लिम काल की हो। तो हमारा पहला टाइम कीवर्ड हुआ, ठीक है, यानी कि 1206 ईस्वी से 1757 तक मध्यकालीन शिक्षा का समय है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान को परास्त करके भारत में सर्वप्रथम मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की। कहाँ से पढ़ना है ये देखने वाली बात है, क्योंकि हमको ये अलग अलग डिवाइड करना होगा। वैदिक काल के बाद बौद्ध काल आया था, तो कहाँ से मुस्लिम काल आया, क्योंकि वहीं से तो आपको शिक्षा देखनी होगी। तो आपने देखा कि जब 1192 में ये पृथ्वीराज चौहान को परास्त किया, किसने? मोहम्मद गौरी ने। मुस्लिम साम्राज्य आया, वहीं से आप देखते हैं क्या कि उसी के बाद से हमको एक शिक्षा का इतिहास देखने को मिलता है। ठीक है, मुस्लिम शासकों ने अपने शासन को सुदृढ़ बनाने के लिए इस्लामी शिक्षा एवं संस्कृति का प्रचार एवं प्रसार किया। यानी कि जिस तरीके से हर कल्चर में प्रचार एवं प्रसार, ये एक कीवर्ड है। आपने इसको देखा होगा, जब हमने वैदिक पढ़ा था तो भी हमने प्रचार एवं प्रसार की बात की थी। किसकी? संस्कृति के संरक्षण प्रसार की। बौद्ध में भी हमने यही बात की थी और अगेन अब हम मुस्लिम काल में भी यही बात कर रहे हैं कि इन्होंने भी अपनी शिक्षा एवं संस्कृति का प्रचार प्रसार किया और संरक्षण भी किया। इस पेज पे कुछ कीवर्ड्स आपको की पॉइंट मिल रहे हैं, जिसमें पहला पॉइंट तो आपको यही देखना होगा कि हमें सबसे पहले वहां पर ये इसका टाइम देना होगा। उसके बाद संस्कृति के प्रचार प्रसार की वजह से ही ये एग्जिस्ट कर रही है, इसीलिए हमें ये लिखना होगा, और कब से स्टार्ट हुई ये बीच वाली लाइन है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब हम देखेंगे कि मध्यकालीन भारत में मुस्लिम शिक्षा की व्यवस्था कैसी थी। ये एक फिगर आपको चित्र यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। इसमें बहुत साफ तरीके से दिख रहा है कि हमने इसको दो पार्ट में बांटा हुआ है, एक प्रारंभिक में, दूसरा उच्च में। और पहले वाले में हमने मकतब लिखा हुआ है और दूसरे वाले में हमने मदरसा लिखा हुआ है। ये एक चित्र, ये एक स्लाइड अपने आप में पूरी है ये बताने के लिए कि आपको शिक्षा व्यवस्था शॉर्ट में आती है। यानी कि ये पेज, ये स्लाइड, इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इसको अगर आपने बनाया तो आप इसको आसानी से एक्सप्लेन कर पाएंगे, क्योंकि इससे आपको आपके लिखने के लिए कीवर्ड्स, की पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो प्रारंभिक शिक्षा मकतब में और उच्च शिक्षा मदरसे में। क्या है ये मकतब, इसका क्या मतलब है, क्या है ये मदरसा, क्या इसका मतलब है, अगली स्लाइड पे देखेंगे। इसको अपनी कॉपी पे बना लीजिए। नेक्स्ट है, अब देखिए, हमने प्रारंभिक शिक्षा की बात की और हमने मकतब की बात की। ठीक है, अब हम उसको एक्सप्लेन कर ले रहे हैं शॉर्ट तरीके से। मकतब अरबी भाषा के कुतुब शब्द से बना है, जिसका अर्थ है लिखना। इस प्रकार मकतब का अभिप्राय उस स्थान विशेष से है जहां लिखना सिखाया जाता है। यानी कि प्रारंभिक शिक्षा, सीधी सी बात है कि जब प्रारंभिक शिक्षा की बात होती है, यानी कि स्टूडेंट ने पढ़ना शुरू किया, बालक ने पढ़ना शुरू किया, तो वहां पर आपको क्या होगा, उसको लिखना सिखाया जाता है। सभी तरह की विद्या, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी काल हो, सबसे पहले एक स्टूडेंट को या बालक को या जो एक बच्चा एडमिशन के लिए आता है, क्या करता है? लिखना ही सीखता है। इसीलिए प्रारंभिक शिक्षा में इसका एक वर्ड आपने देखा यहाँ पर, कुतुब शब्द से बना है अरबी भाषा के, और इसका अर्थ है लिखना। यहाँ पर क्या होता था? लिखना सिखाया जाता था। इसके साथ एक कीवर्ड हमने और देखा, इसको पहले पढ़िए, फिर बिस्मिल्लाह खानी संस्कार। ये कहाँ का कीवर्ड है? ये प्रारंभिक शिक्षा का है।
प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से शुरू होती थी, इसको देखिए। बिस्मिल्लाह खानी संस्कार यानी कि मकतबों में बालक के प्रवेश की एक विशेष विधि थी जिसे बिस्मिल्लाह खानी संस्कार कहा जाता था, यानी कि ये मकतब में प्रवेश के लिए थी। पहले हमने पढ़ा कि मकतब में प्रारंभिक शिक्षा होती थी और यहाँ एंट्री के लिए क्या होता था, बिस्मिल्लाह खानी संस्कार होता था। ठीक है, बिस्मिल्लाह खानी संस्कार के उपरांत बालक को मकतबों में प्रवेश दिया जाता था। इसका शाब्दिक अर्थ है शुभारंभ करना। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, शुभारंभ करना, अर्थात बालक की शिक्षा को प्रारंभ करने के संस्कार को बिस्मिल्लाह खानी संस्कार कहते थे। ये संस्कार 4 वर्ष 4 माह 4 दिन पर होता था। ये एक आप देखिए इसमें 444, यहाँ पे आपको ये इजी तरीका है 444 यानी कि 4 साल 4 वर्ष 4 माह 4 दिन, ये आपको याद रखना होगा ये बिस्मिल्लाह खानी संस्कार में। इसका अर्थ है शुभारंभ करना और ये कहाँ की एंट्री थी, मकतब में प्रारंभिक शिक्षा की। तो आपने प्रारंभिक शिक्षा का कीवर्ड देखा, सबसे पहले आपने फिगर में याद ध्यान दिया होगा तो इस तरफ बना हुआ था प्रारंभिक शिक्षा, उसके नीचे मकतब लिखा हुआ था। हमने मकतब का मतलब यहाँ पे कुतुब शब्द है जिसका अर्थ होता है लिखना। बहुत सिंपल सी बात है, प्रारंभिक शिक्षा है तो स्टूडेंट लिखना ही सीखेगा अभी वो, क्योंकि वो एडमिशन ले रहा है। ये क्लियर हो जाएगा। इसके साथ आपको एक कीवर्ड और मिल रहा है बिस्मिल्लाह खानी संस्कार, और बिस्मिल्लाह खानी संस्कार आप जी समझिए कि जब ये प्रारंभिक शिक्षा में हो रहा है तो ये एंट्री के लिए ही होगा। ठीक है, तो ये इसका अर्थ शुभारंभ करना यानी कि बालक जो है उससे अपनी शिक्षा शुरू करता है। ठीक है, 4 साल 4 वर्ष 4 माह। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अभी हम लोग उसी की बात कर रहे हैं, प्रारंभिक शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो देख लेते हैं कैरिकुलम कैसा था, पाठ्यक्रम कैसा था। जैसे आपका कैरिकुलम वैसे हर वैदिक काल का कैरिकुलम, वैसे ही वैदिक का कैरिकुलम बौद्ध का, और वैसे ही आपका मुस्लिम काल का। यानी कि ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपको सिंपल तरीके से याद रखना है। इसमें 2 तरह की शिक्षा की बात कर लेते हैं हम लोग, जनसाधारण की और शहजादों की। जनसाधारण, यहाँ पर जिस शिक्षा की बात की जा रही है, यहाँ पर स्टूडेंट को उच्चारण करना सिखाया जाता था, फारसी सिखाई जाती थी, प्रारंभिक गणित सिखाया जाता था। जनसाधारण की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल तरीके से आपको मैथ सिखाया जाता था, उच्चारण यानी कि उसको प्रोनाउंस करना सिखाया जाता था, फारसी सिखाई जाती थी, लिखना सिखाया जाता था जनसाधारण के लिए। ठीक है, शहजादों की अगर बात कर लें तो ये महलों में स्टूडेंट पढ़ते थे। शहजादे निश्चित सी बात है कि महलों में ही रहते होंगे, तो ये महल में रहते थे और यहाँ पर इनके लिए जो टीचर था, जो मौलवी थे, वो इनको यहाँ पर आकर के लर्निंग सिखाते थे जो इनकी शिक्षा थी, और इनके लिए सैनिक शिक्षा की भी व्यवस्था थी। ठीक है, तो ये दोनों जो पार्ट है किसके हैं, प्रारंभिक शिक्षा के हैं। नेक्स्ट, शिक्षण विधि मौखिक थी। शिक्षण विधि मौखिक थी, रिटन फॉर्म में आपको अभी तक आपने जो भी पढ़ा उसमें आपको रिटन फॉर्म में कुछ भी नहीं मिला है, ना वैदिक में था, ना बौद्ध में मिला, और ना ही मुस्लिम काल में है। तो ये एक सिंपल सा याद करने का है कि अब तक मौखिक विधि ही चली आ रही थी, रिटन फॉर्म में कुछ भी नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग उच्च शिक्षा। स्लाइड पे याद होगा राइट साइड पे उच्च शिक्षा, बगल में मदरसा लिखा हुआ था, ये कीवर्ड है। इससे हम लोग हायर एजुकेशन की बात कर लेंगे, और हायर एजुकेशन के लिए आपको मदरसा वर्ड याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे आपने मकतब याद रखा था, यहाँ पे आप मदरसा याद रखेंगे। ठीक है, मदरसा में देख लेते हैं, अरबी भाषा की दरस शब्द से संबंधित है जिसका अभिप्राय है भाषण देना। अतः मदरसा वह स्थान कहलाता है जहां भाषण दिया जाता है। मकतब की शिक्षा समाप्त करने के उपरांत छात्र मदरसे में प्रवेश लेता था। ये हायर एजुकेशन है। निश्चित सी बात है कि जब स्टूडेंट हायर एजुकेशन में पहुंचता है तो एक लेक्चर मेथड होता है, जैसे आप भी लेक्चर मेथड से पढ़ते हैं वैसे ही एक लेक्चर मेथड है, भाषण दिया जाता है, उसके बारे में एक्सप्लेन किया जाता है सिंपल तरीके से। लेकिन आपको यहाँ क्या याद रखना है, मदरसा और अरबी का दरस वर्ड। उसमें आपने अरबी का कुतुब वर्ड पढ़ा था, यहाँ पर अरबी का दरस वर्ड पढ़ रहे हैं। ठीक है, अरबी भाषा का यहाँ पर ये इसका कीवर्ड है। तो इस तरीके से आपने 2 शिक्षाएं देख ली, फिर से देख लीजिए। एक तरफ प्रारंभिक शिक्षा थी, ठीक है, और एक तरफ वो मकतब था, और उच्च शिक्षा में मदरसा की बात हम लोग कर लेते हैं। अब चूंकि हम लोग उच्च शिक्षा पे आ गए हैं तो इसका कैरिकुलम भी जाना जरूरी है, पाठ्यक्रम भी जाना जरूरी है, क्योंकि हमें दोनों ही तरीके से जब हम एक आंसर लिखेंगे तो हमें दोनों ही शिक्षाओं को बराबर एक्सप्लेन करना है। ठीक है, पाठ्यक्रम भी एक्सप्लेन करना है, शिक्षण विधि भी एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पाठ्यक्रम की बात कर लेते हैं। तो देखिए इसमें उनका जनसाधारण के लिए और लौकिक जनसाधारण के लिए और शहजादों के लिए था। यहाँ पर आपका पाठ्यक्रम लौकिक है और धार्मिक है, क्योंकि स्टूडेंट अब बड़े हो गए हैं। ठीक है, तो लौकिक शिक्षा की बात कर लेते हैं। क्या क्या था लौकिक शिक्षा में? अरबी एवं फारसी भाषाओं का साहित्य एवं व्याकरण, तर्कशास्त्र,
दर्शन शास्त्र, कानून, ज्योतिष, गणित, इतिहास, भूगोल, कृषि आदि। यानी कि इतने सारे सब्जेक्ट्स को लेकर के लौकिक शिक्षा की बात की गई है। और उसके बाद धार्मिक शिक्षा, यानी कि मुस्लिम काल में जो जितने भी धार्मिक ग्रंथ थे उनकी शिक्षा हम धार्मिक शिक्षा में इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए शिक्षा का माध्यम। हमने वहां भी शिक्षा के माध्यम की बात की थी प्रारंभिक में, अब यहाँ भी बात कर लेते हैं और शिक्षण विधि की भी बात कर लेते हैं। तो मदरसों में शिक्षा का माध्यम फारसी था। फारसी, तो आप जानते हैं कि फारसी और अरबी ये मुस्लिम काल की दो मेन भाषाएं थी। एक फारसी और दूसरा मुसलमानों के लिए अरबी भी अनिवार्य थी, अरबी। तो आपने शिक्षा के माध्यम में आपको दो लैंग्वेज याद रखनी है, अरबी और फारसी। ठीक है, और शिक्षण विधि मौखिक, कोई चेंज नहीं है प्रारंभिक तरीके से, वो भी मौखिक था और ये भी मौखिक है। ठीक है, उसके बाद हम टीचर स्टूडेंट यानी कि छात्र और शिष्य के जो वहाँ के मदरसों के मकतब के संबंध है उनको देख लेते हैं कैसे थे। तो छात्र यानी कि शागिर्द, उनको शागिर्द बोला जाता है। मदरसों में अनुशासन में रहते थे। मदरसों में गुरु और शिष्य के संबंध अति मधुर थे। शिष्य गुरुओं का सम्मान देते थे और सेवा करते थे। गुरु भी अपने शिष्यों को पुत्रवत मानते थे। यानी कि वहां पर टीचर और स्टूडेंट के बीच में पिता पुत्र के जैसा रिलेशनशिप था। जितना शिष्य अपने स्टूडेंट यानी अपने टीचर की सेवा करते थे, उनका सम्मान करते थे, उतना ही टीचर भी अपने स्टूडेंट के साथ अच्छा व्यवहार करते थे। यहाँ पर आपने देखा कि शिक्षा का माध्यम और शिक्षण विधि, यहाँ पर हम लोगों ने हायर में क्या चीजें देखी हैं। एक तो हम लोगों ने देखा उच्च शिक्षा कहाँ पढ़ाई जाती थी, मदरसे में। पाठ्यक्रम देखा हमने उसका, शिक्षण विधि और शिक्षा का माध्यम, ये चार हमारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं परीक्षाएं। आखिर किस तरीके से परीक्षाएं होती थी, एग्जाम नहीं होते थे क्या होता था। तो देखिए परीक्षाएं, मध्यकालीन शिक्षा में छात्रों की किसी भी प्रकार की व्यवस्थित परीक्षा प्रणाली नहीं थी। कक्षा उन्नति के लिए परीक्षाएं नहीं होती थी, वरन छात्र के संपूर्ण वर्ष के कृत कार्य के आधार पर शिक्षक अपने विवेक से छात्र को एक कक्षा से दूसरी कक्षा में तरक्की दे देता था। किसी विषय में गहन अध्ययन अथवा अद्वितीय प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए छात्रों को उपाधियां दी जाती थी। तो पहले इसको देखिए, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कोई व्यवस्थित शिक्षण प्रणाली नहीं थी। किस तरह से प्रमोशन होता था, छात्र शिक्षक अपने विवेक से, यानी कि जिसका जैसा भी साल भर का रिकॉर्ड था उसके हिसाब से। ठीक है, उपाधियां क्या दी जाती थी ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये आपको दूसरी किसी भी शिक्षण प्रणाली में इस तरीके से आपको नहीं मिलेगा। ये इनकी स्पेशलिटी है, तो आपको यहीं पे इसको याद रखना है कि तर्कशास्त्र और दर्शन शास्त्र के छात्र को फाजिल, धर्मशास्त्र के छात्र को आलिम और साहित्य के छात्र को काबिल की उपाधि दी जाती थी। ठीक है, तो आपने हायर एजुकेशन में और प्राइमरी एजुकेशन में जो चीज़ें देखी हैं उसमें आपने देखा कि हम लोगों ने शिक्षा के दो प्रकार देखे हैं और हमने उनका पाठ्यक्रम डिस्कस किया है। उसके साथ हमने ये भी देखा है कि वो शिक्षा का माध्यम क्या यूज़ करते थे, कैसा एग्जाम होता था और ये शिक्षण प्रणाली कब से शुरू हुई है, इसका टाइम पीरियड। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको इस पूरी शिक्षण प्रणाली में याद रखने हैं। इससे अंतर करने के लिए ज़रूरी है कि आप वैदिक काल के और बौद्ध काल के वीडियो को भी ज़रूर देखिए, ताकि जब आप पैरेलल तीनों को देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा कि तीनों में क्या क्या है। और इन कीवर्ड्स के आधार पे आप अपने इस आंसर को लॉन्ग में बहुत आराम से देख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। थैंक यू।